अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, बयानिए और अस्करी मैदान में पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद अब मोदी सरकारी सिफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान को ललकारने चले हैं। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि मुख्तलिफ जमातों के 59 अरकान पर मुश्तमिल 7 वफूद 32 ममालिक का दौरा करके भारतीय बयानिए का राग अलापेंगे और ऑपरेशन सिंदूर पर भजन सुनाएंगे। 7 जमाती वफूद अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, डेनमार्क और इटली का भी दौरा कर रहे होंगे। इस हवाले से भारत के मरकजी वजीर करण रिजिजू ने इंस्टाग्राम पर एक मिशन, एक पैगाम और एक हिंदुस्तान का ट्वीट किया है। कहना उनका ये था कि जब मुश्किल वक्त आता है तो हिंदुस्तान मुत्तहिद हो जाता है। नाज़रीन, इन वफूद में 8 सिफारतकार भी हैं, जिनमें AIMIM के सरबरा असदुद्दीन अवैसी भी शामिल हैं, जिनके इस्लाम से फ़ायदा उठाने के लिए अवैसी साहब को सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अलजज़ायर का संभालने का टास्क दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में तश्कील दी गई कमेटी को अहम सिफारती टास्क सौंपा गया है। इस कमेटी में 4 साबिक वज़ीर ख़ारिजा और माहिर सिफारतकार शामिल हैं, जो भारतीय जारहियत से पैदा होने वाले आलमी अमन के लिए ख़तरनाक सूरत हाल और सिंध तास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों को उजागर करेंगे। पहलगाम वाक़ये पर बिना किसी शवाहिद के भारतीय जारहियत ने उसे दुनिया में अकेला कर दिया है। इजराइल के सिवा किसी मुल्क ने भी भारत की तायद नहीं की है, जबकि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को न सिर्फ इन ममालिक ने भी सराहा जिनसे पाकिस्तान के रस्मी सिफारती ताल्लुकात हैं, बल्कि दुनिया के मंजरनामे पर नुमाया ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया। चीन, तुर्की, आज़रबाईजान ने तो खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, जिस पर भारत आज भी मिर्चें चबाता दिखाई देता है। नाज़रीन, सूरत हाल पाकिस्तान के हक़ में है, लेकिन क्या भारतीय सिफारतकारी पांसा पलट सकती है? क्या भारत की इस वॉर डिप्लोमेसी का हदफ सिंध तास मुआहदा भी होगा? और भारत की इस 7 जमाती सिफारती हमले के जवाब में पाकिस्तान को भी इसी तर्ज पर एक वसीउल बुनियाद वक्त नहीं बनाना चाहिए था? इन सवालों के जवाब के लिए मेरे साथ इस स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, जबकि मोहम्मद नौशाद अली साहब, आज़म मलिक साहब और शिराज हसनात साहब, मेरे तीनों सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार लाहौर से ऑनलाइन हमारे साथ वीडियो लिंक पर शरीक हैं। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, सर मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सर, ये फरमा दीजिएगा कि ये जो भारत की वॉर डिप्लोमेसी है, ये कहा जा सकता है कि किसी नए एडवेंचर की तैयारी हो सकती है, क्योंकि माजी करीब में तो इसकी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती है कि इस तरह की डिप्लोमेटिक मूव जो है वो भारत की तरफ से की गई हो और इस बड़े पैमाने पर की गई हो। कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया आसमा साहब। मेरे ख्याल में भारत अब इस काबिल नहीं रहा कि पाकिस्तान पर दोबारा हमला करे। अच्छा। या वो पुरानी वारदात डालने की कोशिश करे। जहाँ पर आप पाकिस्तान को रखते हैं, आप पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जाएं तो दुनिया में 2 बड़ी सुपर पावर हैं, एक रशिया है, एक अमेरिका है। और इंडिया जो कोशिश कर रहा था कि मैं भी एक सुपर पावर बन रहा हूँ, रशिया को अफ़गानिस्तान में शिकस्त दी गई। अमेरिकन कहते हैं कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में हमें शिकस्त दी और 10 मई को पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी। 3 सुपर पावर, 2 सुपर पावर, तीसरा इसका मुद्दई है, उनको पाकिस्तान शिकस्त दे चुका है। अब उसके बाद वो क्या चाहते हैं? अभी उनकी ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ देखें। ये देखें कि पाकिस्तान ने सबसे हल्का हथियार इस्तेमाल किया है, बड़े हथियार अभी इस्तेमाल नहीं किए। और अगर एक दिन और ये ले लेते या ना होता तो फिर इंडिया का वो हाल होता कि इंडिया इसका कभी कभी सोचता भी नहीं कि किसी छोटे मुल्क पर भी हमला करे, ये भूल जाए। देखें, अफवाज पाकिस्तान ने हमारी एयरफोर्स नेवी की इतनी ताकत की कि नेवी की तरफ उन्होंने जाने की कोशिश ही नहीं की। हिम्मत ही नहीं हुई। इतनी ताकत थी नेवी की कि वो एक हफ्ते से 300 किलोमीटर दूर अपने जहाज़ को घुमा रहे हैं और फिर वहीं पर रोक दिया, अंदाज कर दिया कि कहीं हमारी हरकत देख के पाकिस्तान इसे तबाह ना करे। तो ये इंडिया का नया कोई अंदाज का नया तरीका, हर बार तारीख बढ़ा रहे हैं कि जी अब आज 15 को होगा, 19 को होगा। भाई आप नहीं करो, हमने कब आपको कहा है? अब वो पाकिस्तान नहीं है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ देखना इसके, ये कोई भूटान है, ये कोई सिक्किम है, ये कोई लीबिया है, ये कोई श्रीलंका है, क्या आप उसमें चढ़ दौड़ोगे? ये मैसेज DGISPR ने भी अपनी गुफ्तगू में बड़ा वाज़ेह तौर पर दे दिया है, हम सब ने देखा और यकीनन इसको भारत में भी देखा गया और वहाँ तो खौफ पहले से ही था, कुछ खौफ मज़ीद भी बढ़ गया। मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी मोहम्मद नौशाद अली साहब। सर, आप क्या समझते हैं भारत की जो वॉर डिप्लोमेसी है, ये किसी हारे हुए बॉक्सर का वो पंच तो नहीं है सर, जो इसे रिंग से निकलने के बाद याद आता है? वैसे तो कहते हैं जो मुक्का या जो थप्पड़ जो बाद में याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए, लेकिन सर आप नहीं समझते कि ये मिशन सिफारतकारी का जो है ये भारत को पहले कर लेना चाहिए था, जब उसने ये सारी हरकत की थी, पाकिस्तान के ऊपर जारहियत की थी? अब उसे इस मिशन से सर क्या मिलेगा? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है इससे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा साहिबा, पंच तो पाकिस्तान ने भारत के मुंह पर अच्छे तरीके से जड़ दिया है और उसका जो चेहरा है वो दुनिया के सामने है। जो कुछ जख्मी हुआ है वो भी सारी दुनिया के सामने है। ये जिस मिशन की आप बात कर रहे हैं, असल में ना ये मिशन फिर एक दफा फिर जो मोदी हुकूमत है वो अपने अवाम को धोखा देने के लिए ये मिशन भेज रही है। इस मिशन की कोई यूटिलिटी नहीं है। उसकी वजह यह है कि भारत ने जो कुछ किया इस गुज़िश्ता आप समझ लीजिए कि 2 से 3 हफ्तों के दौरान, अगर अगर भारत की किसी बात को किसी दुनिया के किसी मुल्क ने सच तस्लीम करना होता या मानना होता तो वो उस वक्त साथ देते नजर आते। चूंकि भारत ने झूठ बोला था और झूठ बोलकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ था, इसलिए झूठ के पांव नहीं है और कोई शख्स जो है वो उसको तस्लीम करने को दुनिया भर में तैयार नहीं है। चूंकि वो तैयार नहीं है, अब मामला ये है कि ये बेसिकली ये एक खिफत है जिसको मिटाने की कोशिश कर रहा है भारत, और ये एक्चुअली अपनी अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अवाम का जो प्रेशर है मोदी हुकूमत पर वो बहुत बढ़ता जा रहा है और अपोजिशन इस वक्त उसका भरपूर फायदा उठा रही है। चूंकि वहां पर उनके टॉक शोज में, उनकी मीडिया पर, उनके मुख्तलिफ जिसे कह लीजिए कि सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर, चौक पर जो गुफ्तगू हो रही है, आपने देखा एक वीडियो सामने आई जिसमें जो भारतीय फौज है उसके सामने लोग खड़े हुए हैं और उन्हें गो बैक के नारे लगा रहे हैं। तो यहां से नजर आ रहा है कि अवाम का गुस्सा बहुत शदीद है। ये बेसिकली मोदी हुकूमत जो है अवाम का गुस्सा कम करने के लिए कर रही है। अदरवाइज उसको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि उसने ये जो सफारती कोशिश जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये सारी कोशिशें उनके वजारत खारजा की तरफ से जंग से पहले भी और जंग के दौरान भी बहुत कोशिश की गई। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि कोई एक मुल्क भी उनका साथ दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनको उनका इसराइल के अलावा कोई एक मुल्क ऐसा नहीं था जिसको वो अलग ऐलान जो है वो उसको कर सके। यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, सब ने न्यूट्रल एक तरह से बज़ाहिर जो है वो अपने आप को पोर्ट्रे किया, जिसका नुकसान भारत को बहुत शदीद जिसे कहने उठाना पड़ा। ठीक हो गया नौशाद साहब, ये जो आपने फरमाया ना कि वहाँ की आवाम का बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है, तो सर भारतीय सियासतदान भी हमें कुछ यही गुफ्तगू करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस हार के हवाले से, इस हजीमत के हवाले से। कांग्रेस के बड़े रहनुमा हैं आज़म मलिक साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी, आदित्य राज, वो ये कहते हैं कि जी भारत जो है वो तो तनहा हो चुका है, अब इस मिशन का कोई फ़ायदा नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो मिशन है ये महज एक सैर सपाटा होगा और मकसद ये है इससे मोदी सरकार का कि अपोजिशन की तवज्जो जो है वो हटाई जा सके, क्योंकि मोदी सरकार की मकबूलियत बहुत तेज़ी से नीचे आ रही है भारत में। आज़म साहब बहुत शुक्रिया आसमा साहबा। देखिए 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सारे सूरत हाल में जो भारत सफारतकारी करने जा रहा है, 32 ममालिक का दौरा करेगा। देखिए एक चीज तो आप इस चीज को माने कि भारत चूंकि एक बड़ी मईशत है तो भारत की दुनिया भर में सुनी जाती है। जी जी। इस मौके को पाकिस्तानियों को बिल्कुल जाया नहीं करने चाहिए। इस हवाले से मैंने 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो आपसे डिस्कस करने हैं। देखिए पाकिस्तान को इसके मुकाबले में सबसे पहले नंबर 1 बांग्लादेश, तुर्की, चीन, स्तान कंट्रीज जैसे अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, यहाँ पर अपने वफूद भेजने चाहिए और सफारतकारी को इन इलाकों में मजबूत करना चाहिए। दूसरे नंबर पे इन्हें जो एमिरेट्स हैं, सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर और दीगर ममालिक की तरफ भी एक वफद भेजना चाहिए, क्योंकि हम मुआशी तौर पर बहुत मजबूत नहीं है। ये लोग मुआशी तौर पर ये ममालिक मजबूत हैं, तो ये बैकडोर डिप्लोमेसी हमारी करेंगे उन ममालिक के आगे जहाँ यूरोप और दीगर ममालिक में इनकी बहुत बड़ी बड़ी जो है स्टेक है। तीसरे नंबर पे हमें यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा की तरफ ध्यान देना चाहिए और अफ्रीकी ममालिक को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे मिस्र है, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक। अच्छा, इसके ऊपर एक और आसमा चीज बड़ी अहम है, जैसे बिलावल भुट्टो ने पिछले दिनों एक मिशन संभाला और इंटरनेशनल मीडिया जो इंग्लिश मीडिया था उसको एंगेज किया। पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो मीडिया है वो बहुत ज्यादा 90% इंग्लिश मीडिया नहीं है, वो उर्दू मीडियम है। हमें इंग्लिश जर्नलिज्म की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो इंग्लिश जर्नलिस्ट हैं और CNN, BBC, फॉक्स और दीगर चैनल्स को अपना जो बयानिया है पाकिस्तान का, जो रियासत का बयानिया है, उसे पोर्ट्रे करने के लिए हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। चौथी और आखिरी बात, आपको पता है वफाकी वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, वो CNN के अहम ओहदों पर फाइज रहे। उनके ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज्यादा ममालिक में उनके ताल्लुकात हैं। उनको सिर्फ आप वज़ीर दाखिला के तौर पर ना लें, उनको भी कोई मिशन दें ताकि वो अपने वो पुराने जो असर रसूख थे CNN के दिनों के और जो उन्होंने बाद में निगरान वज़ीर
पहला के तौर पर बनाए, उनको यूटिलाइज करते हुए दुनिया के अंदर, जैसे जंग के दिनों में वो 48 घंटों में कितनी बार जो सफरा थे बैनुल अक़वामी उनसे मिलते रहे और पाकिस्तान का जो केस था उनके सामने काफी सारे ओहदे हैं। आजम मलिक साहब, आई होप आप ये नहीं चाह रहे कि इतने सारे ओहदे रखते हुए उन्हें वजीर खारिजा का ओहदा भी दे दिया जाए। आगे बढ़ती हूँ मैं, शराज साहब। नहीं आस्था साहब, नहीं मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की और सफारतकारी की। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ वो लोग, अगर इन लोगों में रेलिवेंट नौशाद साहब हैं, अगर यहाँ पर शराज इसनाद साहब मुस्कुरा रहे हैं, वो हैं, आप हैं, कोई भी है जो सफारतकारी कर सकता है, उसको आप ये टास्क दें। बिल्कुल सर, आप वजह फरमा रहे हैं। यहाँ मेरे जहन में एक सवाल फिर उठ रहा है, क्या ओपोजिशन में जी आप कुरैशी सर खाने बंद कर दें फिर? हाँ जी मैं चलें, आपका पॉइंट आजम साहब तक पहुंच गया, जवाब देना चाहें तो वो जरूर देंगे। मैं आपकी तरफ आऊंगी शराज इसनाद साहब। ये जो पॉइंट है ना, मैं तो इससे कुरैशी साहब का बिल्कुल इस पॉइंट को मैं बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ। मेरे सीनियर है वो, ऐसी कोई चीज नहीं है। जब मुल्क हालते जंग में होता है तो हर वो शख्स जो पाकिस्तान की बात कर रहा होता है वो सफारतकार होता है और अपनी अपनी जगह पे पाकिस्तान को हर शख्स उस वक्त सिफारतकार होता है। शराज इसनाद साहब, हमारी ओपोजिशन सिफारतकार क्यों नहीं हो सकती? क्यों हमारा जो वक्त जा रहा है उसमें ओपोजिशन को उस तरह से नुमाइंदगी नहीं दी गई जिस तरह से देनी चाहिए थी? इनफैक्ट है ही नहीं ओपोजिशन उसमें। शराज साहब। एग्जैक्टली जी, थैंक यू वेरी मच आसमा साहिबा। आजम साहब की दिल की ख्वाहिशें तो बहुत ज्यादा हैं और आपने कुछ पॉइंट आउट भी कर दी, लेकिन बहरहाल वो हर ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं हो सकती, मगर उनकी सजेशंस अच्छी हैं। मैं गुजारिश यहाँ पे करूंगा कि गवर्नमेंट के लिए एक बहुत अच्छा मौका था कि यहाँ पे ऑपोजिशन को अपने साथ मिलाती, बल्कि उस ऑपोजिशन को अपने साथ मिलाती जो 26वीं तरमीम में भी उनके साथ रहे, मौलाना के लोगों को इंक्लूड करते, जमात इस्लामी से बात करते, बाकी लोगों से बात करते और उनको पूरा, और इसमें खासतौर पे जो आपके बलूचिस्तान के लोगों की रिजर्वेशन है उनको शामिल करते। ये एक ऐसा जेस्चर देते जिसमें ये नजर आता है कि वाकईतन इस सारे मामले में जो हकीकत भी है कि क्या गवर्नमेंट की ऑपोजिशन, क्या मुस्लिम, क्या अक्सरियत, क्या अक़लियत, सब बराबर हैं और सब मिलके पाकिस्तान के इस दफा के हवाले से इकट्ठे पाए गए और उसकी बड़ी बड़ी बेशुमार खूबसूरत मिसालें देखने को मिली। तो अगर गवर्नमेंट ये जेस्चर देती तो इसका जो इंप्रेशन आना था वो बहुत बेहतर होता था। गवर्नमेंट ने जो इनिशियल कमेटी बनाई है उसमें साबिक सफारतकारों को शामिल किया और अपनी सबसे बड़ी जो अलाय है पीपल्स पार्टी, उसको मेन लीडिंग रोल में इसमें रखा है। जो वदूद साहब की बात है, डेफिनेटली सफारत खाने बड़ा रोल प्ले करते हैं और वो वहाँ पे मौजूद हैं, मगर बात सफारत खानों के हवाले से नहीं। बात ये है कि अगर सफारत खाने तो एक लिमिटेड, सफारत खाने इज मोर लाइक अ फैसिलिटेटर। और ये हमने ये स्टेप क्यों उठाया? हमने ये स्टेप उठाया जब इंडिया ने इसका डिसीजन लिया। जो आजम की बात है मैं उसको थोड़ा सा और सेकंड करूंगा। हमें सिर्फ यूरोप के ऊपर फोकस नहीं करना, हमें हर उस जगह पे फोकस करना है। और खासतौर पे देखिए हमारे लिए आवाज किसने उठाई? हमारे लिए सबसे पहले आवाज उठाई अजरबैजान ने, हमारे लिए उसके बाद आवाज उठाई टर्की ने, और उसके बाद हमारे साथ हर मौके पे शामिल रहा चाइना। तो ये तीन मुल्कों के हवाले से हमें स्पेशल यहाँ डेलीगेशन भिजवाने चाहिए जो जाके पाकिस्तानी अवाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करें कि आप ऐसे मौकों पे क्योंकि हमारे साथ सामने आए। 35 से 36 ममालिक इंडिया के साथ खड़े थे बिफोर दैट एस्केलेशन, और जिस वक्त पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और इंडिया को शिकस्त फाश हुई, तो कोई एक मुल्क भी आपको इंडिया की हमारे पे सामने खड़ा नजर नहीं आया। सही हो गया शराज साहब, ये आपका नुक्ता बड़ा अहम है कि जिन ममालिक ने हमारा साथ दिया है, हम यहाँ पे यौम तशक्कुर मना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनका भी शुक्रिया अदा करने के लिए अपना कोई एक आध वक्त वहाँ ज़रूर भेजना चाहिए है, उनके अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हमारे टीवी चैनल्स पर, हमारे मीडिया में तमाम का तमाम, चाहे वो ट्रेडिशनल है चाहे वो सोशल मीडिया है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये एक मुहिम बाकायदा चलाई जानी चाहिए। अच्छा नाज़रीन, जब हम बात कर रहे हैं, हमारे तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, जब हम दोस्त ममालिक की बात कर रहे हैं, उन ममालिक की बात कर रहे हैं जिन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया, तो एक ऐसे मुल्क की बात करेंगे ब्रेक के बाद जिसका हमने हमेशा साथ दिया, लेकिन उसकी कुर्बतें जो हैं हम देख रहे हैं वो दिल्ली से बढ़ती जा रही हैं। मैं बात कर रही हूँ काबुल की। आप सभी जानते हैं कि तालिबान के नायब वज़ीर दाखिला ने ये खबरें आ रही हैं कि खुफिया दौरा किया है भारत का, उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड भी कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर और भारत के अंदर भी। उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे काबुल की दिल्ली से बढ़ती हुई कुर्बतों की, जिसे देखकर बेसाख्ता याद आ जाता है कि देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। न सिर्फ एक मजहब, तकरीबन एक सा कल्चर, यकसा रिवायात और सबसे बढ़कर पड़ोस में आबाद अफगानिस्तान का पाकिस्तान ने कब और कहां साथ नहीं दिया। पक्तिया से लेकर नंगरहार तक जब रूसी बमबार तैयारे बमों की बारिश कर रहे थे, तब ये पाकिस्तान ही था जिसने लाखों अफगानों को मेहमान बनाया और पेशावर से कराची तक बसाया।
फिर अमेरिका ने कारपेट बॉम्बिंग की तो भी ये पाकिस्तान ही था जिसने मुश्किल वक्त में अफगानों का साथ दिया, और फिर बदले में उसे क्या मिला? क्लाशनकोव कल्चर, हेरोइन, दहशतगर्दी और माशी मुश्किलात। दहशतगर्दी भी ऐसी नाजरीन के 83,000 से जायद कीमती जानें अब तक हम खो चुके हैं। इस पर बिलियंस डॉलर्स का माशी नुकसान अलग। ये सब हमने अपने अफगान भाइयों के लिए किया, और जब हम पर मुश्किल वक्त आया तो हम काबुल को नई दिल्ली के साथ देख रहे हैं। पाक भारत जंग में काबुल ने हमारे साथ क्या देना था, उल्टा इन्हीं दिनों तालिबान हुकूमत के नायब वजीर दाखिला इब्राहिम सदर खुफिया तौर पर भारत जा पहुंचे। काबुल के रवैये में ये बदलाव हमारे लिए किन चैलेंजेस का सबब हो सकता है? काबुल ने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दिया? क्या ये हमारी सिफारतकारी की नाकामी है? हम जानते हैं कि आज ही चीन की दावत पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बीजिंग रवाना हो गए हैं, जहाँ पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात कितनी अहम है? क्या मकासद होंगे? और क्या हमें अफगानिस्तान के रवैये में बदलाव की तवक्को करनी चाहिए? इन सवालात के जवाबात इस सेगमेंट में जानने की कोशिश करते हैं। मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी नौशाद साहब, आपको लगता है कि ये जो मीटिंग होने जा रही है सर, इससे कोई बदलाव आ सकता है, ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपसी ताल्लुकात की? सर जी यकीनन बदलाव आएगा। एक पहली बात तो यह है कि जहां आपने भारत को शिकस्त फाश दी है वहां अफगानिस्तान को कान भी हो गए हैं। उसको भी समझना पड़ेगा कि वो जो जैसे कह लीजिए काफ़ी अरसे से अगर वो पाकिस्तान के साथ मुसलसल दरारअंदाजी के मामले में ज़रा नॉन सीरियस एटीट्यूड दे रहा था, तो उसे आप सीरियस एटीट्यूड देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये देखिए कि जब हमारी जो मुलाकात है ये चीन में हो रही है, ये बड़ा अहम पहलू है कि एक तरह से चीन की दावत पर जो इसहाक़ डार साहब वहाँ गए हैं और मुत्तकी भी वहाँ होंगे, तो जो मुलाकात होगी वो यकीनन कुछ ऐसी टर्म्स पे होगी या बातचीत होगी जो प्रैक्टिकली आपके सामने आएंगी। जहाँ तक बात है ये सॉरी इब्राहिम सदर जो वो गए हैं वहाँ पर भारत में, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे उनका बेसिकली उनकी कोई पेशी हुई है। इंडियंस ने उनको बुला के उनसे जवाब तलबी की है कि जनाब आपको हम जो पैसा देते रहे हैं और जो आपसे काम एक्सपेक्ट किया जा रहा था, आपको याद होगा अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर मेमोरी को रिवाइज करें तो 71 लोगों की सबसे बड़ी तश्कील अफगानिस्तान से आई थी जब ये पहलगाम का वाकया हुआ था। उसके बाद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, तो वो नाकाम रही थी। तो उसके बाद से कोई उस तरह का अटैक जो है वो देखने में नहीं आया। यकीनन इसके ऊपर उनकी जो है ना मेरे हिसाब से जवाब तलबी की गई है कि हमने तो ये प्लान किया था कि उधर से आप हमलावर होंगे, इधर से हम हमलावर होंगे, लेकिन आप कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। तो मेरे ख्याल में तो इसका मामला इससे है। अलबत्ता एक जो इतलात आ रही है कि वो चैनल एक खुफिया मवासलाती चैनल भी जो है वो खोलने के चक्कर में है भारत के साथ, लेकिन ये सारी जो कोशिशें हैं ये भारत की तरफ से उस सूरत में की जा रही हैं कि वो पाकिस्तान से मुकाबला करना चाहता है। लेकिन जिस किस्म की सिचुएशन आलमी सतह पर इस वक्त पाकिस्तान की और भारत के दरमियान है, उसमें पाकिस्तान बेहतर चॉइस बना हुआ है एज कंपेयर टू इंडिया। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान चूंकि तरजीह है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ चूंकि तस्लीम किया जा रहा है, तो हो सकता है कि ये जो मुलाकात थी इसके ऊपर जो है अदरवाइज भी इंडिया और अफगानिस्तान को भी नुकसान होगा। और अगर अफगानिस्तान ने अपना किबला दुरुस्त ना किया तो जिस तरह भारत को मुंह की खानी पड़ी है, इस तरह अफगानिस्तान को भी खासे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक हो गया नौशाद साहब, ठीक हो गया। मुझे सर आगे बढ़ना है आपकी इजाज़त से। आज़म साहब, सर आप ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि अफ़गानिस्तान के हवाले से बहुत बार हमने गौर किया, बहुत सारे मामलात, ख़ासतौर पर अफ़गान महाजिरीन को फिर वापस भेजना, उसके बाद जो हालात हुए, जिस तरह के खफगी का उधर से इजहार किया गया, मैचेस के दौरान क्या रवैया रहता है उनका हमारी टीम को लेकर, हमारी शिकस्त को लेकर, हमारी जीत को लेकर, वो भी कोई ढका छुपा नहीं है। सर मुझे बताइएगा कि अफ़गानिस्तान के हवाले से कहीं कुछ सोचा जा रहा है कि जो हमारी खारिजा पॉलिसी है उसको असर नौ तरतीब दिया जाए, ख़ास अफ़गानिस्तान के लिए? आज़म साहब। आसमा देखिए, एक इंटरनेशनल जो है असूल है वो अगर वो बात करें तो आप अपने नेबर्स तब्दील नहीं कर सकते, ममालिक जो हैं वो अपने हमसाये तब्दील नहीं कर सकते। अगर ये होता तो यकीनन अफगानिस्तान को फौरी तौर पर तब्दील करके यहाँ पर भी चाइना ले आते, लेकिन ये चूंकि तब्दील नहीं हो सकता, हमें अफगानिस्तान के साथ रहना है। निशात साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिन दिनों में पहलगाम वाकया हुआ तो 70 से ज्यादा ख्वारजियों को मारा गया था। वो मगरबी सरहद के ऊपर वो मगरबी सरहद के ऊपर कहा यही गया था कि जब पहलगाम वाकया होगा तो मगरबी सरहदों के ऊपर जो ख्वारिज हैं वो हमला करेंगे और मगरबी जो सरहदें हैं वहां से इंडिया हमला करेगा तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज कर देंगे, इंसर्जेंसी बढ़ जाएगी और पाकिस्तान को हम गिरा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पाकिस्तान ने उसका बड़ा भरपूर और मौसर जवाब दिया। देखें, जो भी आप कहें,
अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको अफगानिस्तान के साथ भी सफारतकारी के थ्रू ही मामलात को ठीक करना पड़ेगा। देखिए जो सीपैक का रूट है ग्वादर के साथ, जाहिर है वहां पर अफगानिस्तान का बहुत बड़ा बॉर्डर है, तो ये जो हालिया मुलाकात है चीन के अंदर, बीजिंग के अंदर, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और चीन हमारे साथ मिलकर जो अफगान डिप्लोमेसी है उसके जरिए हम चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, और हमें जाना भी चाहिए। अफगानिस्तान के अंदर जाहिर है एक गवर्नमेंट है तालिबान की, और जैसे आपको पता है टीटीपी जो है वो उनकी एक तंजीम है, और आपको पता है एक शॉर्टली मैं एक पॉइंट बताऊं कि टीटीपी को कंट्रोल क्यों नहीं करते, ये चाहते ये है तालिबान, ये चाहते हैं क्योंकि टीटीपी अगर अफगानिस्तान के अंदर वो ऑपरेट करेगी तो अफगानिस्तान के अंदर तो पहले ही जंगजू हैं, क्योंकि इन लोगों ने तो सारी उम्र किया कुछ नहीं है, ये तो लड़ाई है ना, सारी उम्र लड़ाई करते हैं, इन्होंने तो कुछ और काम नहीं किया। इसलिए वो कहते हैं आप अफगानिस्तान से निकले और पाकिस्तान को जाकर डिस्टेबलाइज करें। तो पाकिस्तान के पास ये मौका है जो सफारतकारी का इंटरनेशनली, कि आप अफगानिस्तान के साथ रखें जो आप दीगर इस्लामी ममालिक के साथ रखते हैं, ताकि उनको ये बावर कराएंगे पाकिस्तान आपका नेबर है, इंडिया ने। जी ठीक है, पाकिस्तान के पास क्या मौका है? आज़म साहब आप क्या सोचते हैं, ये आपने बता दिया। मैं कुरैशी साहब सर आपकी तरफ आऊँगी। सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो मामलात हो रहे हैं, भारत को दोबारा जो काबुल में जगह मिली है उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी खुद हम पर भी आयद होती है? पाकिस्तान की जो पॉलिसियाँ रही हैं काबुल को लेकर, जिस तरह से बहुत दफ़ा हमने उनको बहुत गलत अंदाज में लिया, उसका कहीं ना कहीं सर फ़ायदा उठाया गया और अब इसको चेंज होना चाहिए। आसमा साहब हमने कोई फ़ायदा नहीं उठाया, हमने काबुल को और अफगानिस्तान को बचाया है, अपने लोगों को शहीद करवाया है। मैं सर सॉरी आपको सुनने में शायद वो हुआ, मैं कह रही हूँ कि काबुल ने इसका फ़ायदा उठाया, भारत ने इसका फ़ायदा उठाया हमारी नरमियों का। अब आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ चेंजेस आने चाहिए? जहाँ तक है हमसाया तब्दील नहीं होते, हमसायों के रवैये को अपने कंडक्ट से और अपनी ताकत से तब्दील किया जा सकता है। आप इंडिया हमारा हमसाया, इंडिया को हमने 10 तारीख को तब्दील किया है, लिहाजा उसे तब्दील करने की आप देखें इन्होंने नमक हरामी करने की कोशिश की। जिस दिन अफगानिस्तान में 700 आदमियों को दाखिल करने की कोशिश की पाकिस्तान में, एन जब इंडिया हमला करने वाला था 70 लोगों को हमारी पाक फौज ने मारा, उसके बाद बाकी भाग के गए। ये इसके साथ हमें रवैया मुनासिब वही करना चाहिए जो बरतानिया ने इनके साथ किया था। 19 लाख रुपया लेते थे और फिर कहते थे हम इस सरहद को कबूल करते हैं, फिर वो बंद करते थे, कहते हमारा बाप दादा हाथ जोड़ते हैं, हमारा बाप दादा जनाब ड्यूरल लाइन को तस्लीम करता है और ये हमेशा के लिए अब बादशाह की ज़िंदगी के साथ नहीं होगा, और फिर ताबेदारी करते थे। इनको आप आपको लगता है कि इनको सख्ती से डील करना चाहिए? वारलाट को सख्ती से डील करना चाहिए। जो इक़्तिदार और इख्तियार हासिल करते हैं, कोई कुर्बानी नहीं देते हैं, खुद जहाद में शामिल नहीं होता, जो ही हमला होता है ये बरतानिया, फ्रांस और इंग्लैंड और पाकिस्तान में बैठ जाते हैं। ये साहिब इक़्तिदार और इख्तियार लूट मार करने वाली कंपनी है और इनको दुनिया में किसी ने तस्लीम नहीं किया, भारत ने तस्लीम नहीं किया, हम क्यों तस्लीम करें? ठीक हो गया सर। शराज साहब सर आप मुझे बताइएगा, ये चीन की मेज़बानी में अब जो एक अहम मीटिंग होने जा रही है, ज़ाहिर है पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है, अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा भी आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान ये जो एक सर्दमहरी पाई जाती है, ये कहीं ना कहीं इस मीटिंग के बाद मामलात जो है वो बेहतर हो रहे होंगे दोनों के दरमियान? शराज साहब। आसमा साहब बिल्कुल, चीन हमेशा से पाकिस्तान का बहुत बड़ा खैरखा है और रिसेंट एग्जाम्पल्स भी हमने देखी, और ये जो दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा की मीटिंग यहाँ पे होगी, इसका हमें बहुत बड़े बेनिफिशियल हम होंगे, क्योंकि चीन ने कहीं ना कहीं चीज को रियलाइज किया है कि जो दिल्ली और काबुल के दरमियान में कुर्बतें बढ़ रही हैं, उसका नुकसान ना सिर्फ पाकिस्तान को होगा बल्कि चीन को भी होगा। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा बैकग्राउंड एलैबोरेट करता चलूं कि हमारी जो मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतें आई अफगानिस्तान को डील करने के लिए, जो सफारतकारी थी वो एक पर्टिकुलर लाइन पे नहीं रही, कभी अप्स एंड डाउन्स रहे। उन अप्स एंड डाउन्स का नुकसान ये हुआ कि इंडिया ने अपनी पेनिट्रेशन अफगानिस्तान में बढ़ाई। आप इंडिया के कॉन्सुलेट्स की तादाद देख लें, इंडिया की इन्वेस्टमेंट आप अफगानिस्तान के लोगों पे देख लें, और वो मौका ये था कि जब अफगानिस्तान के लोग, जिनके लिए पाकिस्तान तन मन धन से हमेशा सारा कुछ कुर्बान करता चला आया, उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इंटेंशनली किया गया। इस वक्त हमें जरूरत इस अमर की है कि हम फौरी तौर पे पीपल टू पीपल जो कोऑर्डिनेशन अफगानिस्तान के लोगों के साथ वो बढ़ाएं। इट्स नॉट अबाउट केपी के वर्सेस अफगानिस्तान, द होल पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, और वहां पे ये चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। दूसरा, चाइना वाला ये बेहतरीन एक मौका है कि जो हमारे जो गिले शिकवे इस वक्त पेनिट्रेट कर रहे हैं, और जो अफगानिस्तान का जो इंडिया की तरफ टिल्ट ज्यादा होता जा रहा है, हम उसको काउंटर करें, और चीन उसमें बहुत बेहतर और बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि चीन इज इन्वेस्टिंग इनटू अफगानिस्तान एज वेल, और अफगानिस्तान को चीन के उस इन्वेस्टमेंट की जरूरत है जो बड़े अफगानिस्तान के बेहतर मुआशी इस्तेकाम के लिए जरूरी है, और पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान का मुआशी इस्तेकाम चाहिए, क्योंकि अगर अफगानिस्तान स्टेबल होगा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान स्टेबल होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की माइनस इकोनॉमी पाकिस्तान को बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो इस सारे सिनेरियो में ये एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप है कि
कि जो वज़ीर खारजा की कॉन्फ्रेंस चाइना में मुलाकात होगी वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल हो ये सर आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस इक्तसादी पावर की वजह से भारत बहुत सारी जगहों पर अपनी मनमानी जो है कर जाता है, और अगर चाइना को साथ मिला के हम ये पावर कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं इक्तसादी लिहाज से, जो मामला चाइना के अफ़गानिस्तान के हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। शराज साहब आप हैं, आज़म साहब, नौशाद साहब, वदूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं प्रोग्राम में, और जब ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलूंगी अब मुल्की सरहदों पर क्या चल रहा है, सरहदों से बाहर क्या चल रहा है, इस पर तो हमने बात कर ली है, लेकिन अब सरहदों के अंदर मुल्क में जारी जो सियासी कशीदगी है उसकी बात करेंगे। सरहद पार तो हमने देखा सीज़ फायर हो गया है, लेकिन क्या सरहदों के अंदर सियासी कशीदगी कम होने के आसार हैं? एक बार फिर से बानी PTI की रिहाई के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, इनमें कितनी सच्चाई है, क्या होने जा रहा है, ब्रेक के बाद करते हैं इसको डिस्कस। वेलकम बैक जी। एक बार फिर बानी PTI की रिहाई के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि आने वाले 10 रोज़ बड़े अहम हैं, जबकि इमरान खान की हमशीरा जो उनकी सियासी तर्जुमानी का फरीज़ा अंजाम देती हैं, उन्होंने इन खबरों को अफवाहें करार दिया है। उनका कहना यह है कि जब भी इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलने लगती है, इस किस्म की खबरें फैलाई जाने लगती हैं। ये सब कारकुनों को बदलने के लिए, उनको बददिल करने के लिए किया जाता है। क्या अलीमा खान का बयान दुरुस्त है, या फिर इमरान खान की रिहाई के हवाले से पसे पर्दा कोशिशें आगे बढ़ रही हैं? ऐसा होता है तो फिर सियासी मंजरनामा क्या होगा? क्या इमरान खान रिहा हो रहे हैं, या फिर बनी गाला या जमान पार्क को सिर्फ जेल करार देकर उन्हें उस सब जेल में मुंतकिल किया जा सकता है? नौशाद साहब, सर आप बताएं, आपके पास क्या इत्तलात हैं? कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ बैकडोर चीज़ें चल रही हैं, या आपको लगता है कि नहीं अलीमा खान साहिबा जो फरमा रही हैं वो सही है? देखिए, मेरी इतलात के मुताबिक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उसी तरह दरवाज़ा खटखटा रही है जो अभी तक बंद है। मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं है जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकूं कि जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई बर्फ़ पिघली है या उन्होंने कोई ग्रीन सिग्नल दिया है। हाँ, अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी साहब का जो PIC आना है उसको लेकर भी काफ़ी गुफ्तगू की जा रही है। यहाँ हमारे लाहौर में भी बड़े इसमें चैम गोइयाँ हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये जो इस्लामाबाद से खबर निकली थी ये शायद मुझे लगता है फीड की गई थी, इसीलिए अलीमा साहबा ने उसके ऊपर बड़ा रिबटल भी दिया है। एक्चुअली उसका पर्पस यही है कि चूंकि वो देख रहे हैं कि जो इनके थिंक टैंक्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी लोग हैं, उनको ये लग रहा है कि जो एक जैसे कह लीजिए कि एस्टेब्लिशमेंट की जो मोहब्बत है वो अवाम में दोबारा जो उसको अवामी सपोर्ट है वो मिलने जा रही है, और अगर वो बढ़ती चली जाती है तो फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। तो इस एक चीज को काउंटर करने के लिए ये मेरी नजर में ये खबर फीड की गई थी, क्योंकि उसके देखिए आपके उन्हीं की तरफ से जिन्होंने फीड की थी उन्हीं की तरफ से इसका रिबटल भी आ गया। उन्हीं की तरफ से ये बात कही गई कि ये ऐसे ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ एक जैसे कह लीजिए कि ये इसके अंदर कोई हकीकत इसके पीछे नहीं थी या कोई अमली चीज नजर नहीं आ रही थी। बस ये खबर की हद तक ये मामला आया और वो फिर बैठ भी गया। ठीक हो गया। आजम साहब, सर आप बताइएगा आपकी तलाक क्या कहती हैं, खासतौर पर ऐसी सिचुएशन में जब हम देख रहे हैं कि फौजी अदालतें सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त दे रही हैं, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के सब मिसाली ताल्लुकात चल रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसे में एक कप्तान रिहा हो सकते हैं? इस पर कहीं ना कहीं गुफ्तगू हो सकती है, ज़रूरत है इसकी इस वक्त? देखिए असमा, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आपको पता है कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर तो जाहिर है 2/3 मेजॉरिटी लेके आने वाले अमीर अल मोमिनीन बनने वाले वो भी 99 में चले गए। लेकिन खैर ये तो पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, इस मुल्क की बहुत जो एस्टैब्लिशमेंट है, मैं आपको एक वर्ड बता देता हूँ। सारे मेरे प्रीमियर पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, हालिया दिनों में मैं जब इस्लामाबाद में था तो एक बहुत बड़ी शख्सियत से मुलाकात हुई, तो एक लफ्ज खान साहब के लिए यूज किया गया, और वो लफ्ज ये था कि वो पाकिस्तान और सिस्टम के लिए यूजलेस है। और जब कुछ शख्स सिस्टम और पाकिस्तान के लिए यूजलेस हो जाता है तो वो पूरे सिस्टम के लिए इररेलेवेंट हो जाता है। एक चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताऊं कि खान साहब ने वो ट्रेन जो पहलगाम वाकये के बाद चली थी, जिसमें खान साहब और उनकी पार्टी ने सवार होना था, वो ट्रेन मिस कर बैठे हैं। अब ये ट्रेन अगले 5 साल बाद दोबारा आएगी, फिर देखेंगे 5 साल बाद हालात कहाँ पर हैं। फिलहाल खान साहब इस सिस्टम के लिए यूजलेस हैं। ना तो पसे पर्दा एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना किसी किस्म की कोई बातचीत चल रही है। PTI की तरफ से बार बार दरवाजा नॉक किया जा रहा है, लेकिन आगे से दरवाजा बंद नहीं है। वहां से दरवाजा उखाड़ कर एक कंक्रीट की दीवार बना दी गई है। अब उस दीवार को टकरे मार रहे हैं, और टकरे मारने से सिर्फ अपना सर ही फाड़ेंगे। इसके अलावा PTI का कोई और मुस्तकबिल आइंदा 5 साल तक आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन उस दीवार के इस तरफ से जहां से आप कह रहे हैं टकरे मारी जा रही हैं, कुछ आवाजें भी आ रही हैं। शराज साहब, जुल्फी बुखारी साहब का बयान आया है सर कि इमरान खान और PTI नहीं चाहती है कि अवाम और फौज में दूरी हो,
आपको लगता है ये बयानिया जो है ये उस दीवार की वजह से है? क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ का तो सर ये कभी रवैया था ही नहीं, ये बदलाव है, ये मायनी खेज नहीं है शराज साहब बहुत ज़्यादा? आसमा साहिबा, तहरीक इंसाफ ने कुछ बहुत अच्छा खेला और कुछ बहुत गलत खेल गया। जो अच्छा खेला वो ये था कि जब इस वक्त जरूरत थी कि सारी अवाम इकट्ठी थी जी। और फौज का मुराल बन की जरूरत थी, पाकिस्तान के लिए सब इकट्ठे थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसमें साथ शामिल थी। हाँ, जिन नादानों ने कुछ गलत बातें की उन्हें उसे भुगतना पड़ेगा, और मेरा नहीं ख्याल कि वो पार्टी की पॉलिसी थी। तो ये एक वो जेस्चर किया गया और इसकी वजह से हमारी फौज का मुराल कहाँ पे गया, क्योंकि इस मौके पे सारे इकट्ठे थे। तो जुल्फी बुखारी के इस बयान की बहुत ज्यादा अहमियत है। दूसरी बात, खान साहब की पैरोल में शायद रिहाई हो जानी थी, मगर फॉर्चुनेटली हमारी फौज ने जो बेहतरीन जवाब दे के इंडिया के मुंह बंद कर दिए। वो चीज जहाँ पे खान साहब ने बाहर निकलना था, पैरोल वाले मामला आगे बढ़ रहे थे, कुछ बातें की जा रही थी, और ये अच्छा स्टेप था, ये नहीं कि गलत था। यानी एक नेशनल लीडर को जो इस वक्त जेल में बैठा हुआ है, उसे मुल्क की सलामती के लिए बाहर निकाल के सारे स्टेज पे इकट्ठा किया जाए, अच्छा स्टेप था। वो अनफॉर्चुनेटली वो चीज, क्योंकि जंग बंद हो गई फॉर द टाइम बीइंग, उसकी वजह से वो डिले हो गया। और आजम की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि वो ट्रेन मिस नहीं हुई, वो ट्रेन उस स्टॉप पे रुकी नहीं, वो चली गई। तो इसलिए, लेकिन पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट दोनों इस चीज पे एग्री हैं, क्योंकि पीटीआई ने जो एक जेस्चर दिया है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो दरवाजे खुल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वेरी करता है कि सिचुएशन क्या बनती है, क्या सूरत हाल होगी, मगर जो कुछ नहीं था उसके बदले में जो कुछ हो रहा है वो है। मगर खान साहब की बाहर निकलने की कोई मुझे राह नजर नहीं आ रही। मेरा नहीं ख्याल कि जब तक कोई मेजर मामला नहीं होता, उन्हें खान साहब की जरूरत नहीं पड़ती, उस वक्त तक खान साहब को जेल से नहीं निकाला जाएगा। ठीक हो गया, ना ही ठीक हो पैरोल दिया गया। आपको ऐसी कोई सिचुएशन बनती दिखाई नहीं देती है। लेकिन मैं आपकी तरफ आऊँगी, अब्दुल वदूद कुरैशी साहब। सर आप ये बता दीजिएगा कि पसे पर्दा राबिते हो रहे हैं, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन राबिते तो कहीं ना कहीं ये खबरें तो आ रही हैं सर, क्योंकि कहा ये जा रहा है नाकिदीन की तरफ से ख़ास तौर पर कि बुशरा बीबी, इमरान खान की बहनें, पीटीआई के मार्च सब नाकाम रहा है, इसलिए अब तहरीक इंसाफ को ये मुज़ाकरात करना पड़ रहे हैं। सर हो रहा है ऐसा, और यही वजह है सर इसके पीछे? आसमा इकबाल साहब, देखें इमरान खान के साथ कोई 4 और 5 मरतबा रब्ता किया गया है, जी। वो रब्ता नाकाम हो गया। इसी तरह उसकी वजह से जो सरहद के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी फिर थोड़ा पीछे हट गए कि वो बाज़ चीज़ों में बात करके गए, लेकिन इमरान खान इस बात को माना नहीं है। अब स्टैब्लिशमेंट में एक सोच है कि जिस तरह भारत के ख़िलाफ़ विक्ट्री के बाद फ़ौज की इज़्ज़त में इजाफा हुआ है, लिहाजा ये अवाम की सूरत हाल वो भी बेहतर होनी चाहिए और तमाम लोग मुतफ़िका तौर पर फ़ौज के बारे में एक रवैया रखें, ये ना हो कि एक तबका उसके ख़िलाफ़ हो। लेकिन फार्म 47 के लोग हैं, वो चाहते हैं कि फ़ौज के दरमियान और PTI के दरमियान एक कंक्रीट की दीवार बनाई जाए। वो नहीं समझते कि कंक्रीट की दीवार मट्टी की दीवार होती है, एक बारिश के साथ वो ज़मीन के साथ हमवार हो जाती है और फिर दूसरी तरफ वाले लोग जो हैं उनके लिए एक कंक्रीट की दीवार बन जाती है। इमरान खान को सर ये बारिश हुई नहीं थी अभी पहलगाम के बाद जो सिचुएशन हुई, उस बारिश का उन्होंने फ़ायदा ही नहीं उठाया लेकिन PTI वालों ने। लेकिन सूरत हाल यह है कि इमरान खान एक अलग रवैया रखता है, वो आम रवायती अंदाज में नहीं कर रहा, जिसके बारे में लोगों को तनकीद है कि उसको कुछ मुफाहमत कर लेनी चाहिए। लेकिन वो देखें, पहले जब आया तो जनरल फैज़ और बाजवा के हथे चढ़ गया, उसको ऐसे ये टल्ली मल्ली सारे लोग उसके हवाले कर दिए गए। फिर अब दोबारा वो समझता है कि वो गलत था, अब मुझे उनके हाथ नहीं चढ़ना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। लिहाजा PTI को बज़ोर बाजू एहतजाज करके, तहरीक करके अपने मुतालबात मनवाने पड़ेंगे। अगर बाहर भी आज देखिए, जरदारी साहब को 100 आदमी मिलता था, यूसुफ गिलानी साहब को मिलता था, नवाज शरीफ को मिलता था, 50 आदमी बैठे होते। ये स्टैब्लिशमेंट नहीं, मौजूदा हुकूमत के लोग उनमें दरार पैदा करना चाहते हैं कि उनको मिलने ना दो, तंग करो, उनके घरों में डाले भेजो, डाले तो पुलिस के जाते हैं, ताकि स्टैब्लिशमेंट और उसमें एक दरार मजीद पैदा हो, नफरत पैदा हो, जो कौमी मामलात में ठीक नहीं है। सियासी मामलात सियासी टेबल पर हल होने चाहिए। नून लीग ज़ाहिर है, ऐसा नहीं है कि कुछ सारे पवित्र हैं, लेकिन सियासी मामलात सियासी टेबल पर हल होने चाहिए। उसको दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए, नफरत में नहीं बदलना चाहिए, इना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अगर ये बनाएंगे और तो ये सारे इल्ज़ामात जो भी अभी आप फरमा रहे हैं, आप इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये इल्ज़ाम की सूरत में नून लीग की तरफ से भी सामने आती हैं। वो इमरान खान के बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने नफरत पाली, उन्होंने बदला लेने की कोशिश की, वो बड़े ईगो में थे, ये सारी चीज़ें। खैर, लेकिन आप सही फरमा रहे हैं कि इन सारे मामलात को हल होना चाहिए है, और चाहे बड़ी से बड़ी जंग ही क्यों ना हो, मुज़ाकरात के ज़रिए ही उसका हल जो है वो मुमकिन होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। शहराज हसनात साहब, सर आपने वक्त निकाला। मोहम्मद नशाद अली साहब, आज़म मलिक साहब, आप दोनों हज़रात भी हमारे साथ मौजूद है, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, कल इसी प्रोग्राम में 7:03 पर दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।